हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम कर रहे थे मौलिक अधिकार, जिसमें हमारा आज ये लास्ट पार्ट है। कल हमने 12 से लेके 22 तक के अनुच्छेद कर लिए थे, उनके बारे में पढ़ लिया था। अब हम करने वाले हैं 23 से लेके 35 तक के अनुच्छेद कवर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा अनुच्छेद 23, जिसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जो मानव तस्करी, जबरन श्रम और भेदभाव पूर्ण सेवाओं के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यह मूल अधिकारों का भाग 3 में शामिल है और सभी नागरिकों को पर यह लागू होता है। यानी कि ये भारत के नागरिकों पे भी और विदेश के नागरिकों पर भी लागू होता है। आगे चलते हैं, इसके हम क्लोज पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 23(1) मनुष्य की तस्करी, भिक्षावृत्ति और इस प्रकार के अन्य समान रूप से बलात्श्रम निषिद्ध है और ऐसे किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना दंडनीय अपराध होगा। ठीक है। भारत में मानव तस्करी, बेगार, बिना पैसे के जबरन श्रम या अन्य किसी प्रकार का शोषण गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकार का हो या निजी संस्था, किसी को इन कार्यों करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सभी के लिए सेम ही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंटल हो। इसके बाद आता है अनुच्छेद 23 क्लोज 2। राज्य को जाति, धर्म, लिंग, जातीय समूह या जन्म स्थान के आधार पर जनता के किसी भी वर्ग के हित में अनिवार्य सेवा लगाना मना नहीं होगा। राज्य को जाति, धर्म, लिंग, जातीय समूह या जन्म स्थान के आधार पर जनता के किसी वर्ग के हित में अनिवार्य सेवा, यानी कोई भी, जैसे किसी भी क्या नाम है, अल्पसंख्यक हैं, तो उनके उत्थान के लिए कोई भी सेवा लगाई जा सकती है। उनको सभी लोगों के बराबर लाने के लिए कोई भी कार्य शुरू किया जा सकता है उनकी, ताकि वो अपना उत्थान कर सकें। सरकार कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे आपदा, आपात स्थिति, युद्ध आदि में सार्वजनिक हित के लिए अनिवार्य सेवाएं लगा सकती है, लेकिन यह सेवा किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग या भेदभाव के आधार पर नहीं दी जाती। मतलब सभी के लिए होगी या किसी एक के लिए नहीं होगी। सभी समान है तो सभी को बराबर सेवाएं मिलेंगी, वरना किसी के लिए नहीं होगी। अनुच्छेद 24 पे आ जाते हैं, जिसमें कहा गया है बच्चों को शोषण से संरक्षण दिया गया है। इसमें भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बच्चों को शोषण से बचाने के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। यह अनुच्छेद बाल श्रम, चाइल्ड लेबर को प्रतिबंधित करता है और यह मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। ठीक है। संविधान में उल्लेखित मूल पाठ है जो इसका, जो शुरू से ही है, स्टार्टिंग से, जब से संविधान बना और मौलिक अधिकार लाए गए थे। कोई बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, उसको किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और ना ही उसे किसी अन्य जोखिम युक्त नियोजन में नियुक्त किया जाएगा। अनुच्छेद 24 के उद्देश्य पढ़ लेते हैं। बच्चों को शारीरिक और मानसिक शोषण से बचाना, ताकि उनका विकास हो सके। उन्हें खतरनाक, जोखिम भरे कार्यों से दूर रखना। बच्चों के स्वास्थ्य, स्वस्थ विकास और शिक्षा को प्राथमिकता देना। आगे चलते हैं, इसका हम कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष यह निकल सकता है कि अनुच्छेद 24 का मुख्य उद्देश्य है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शोषण और खतरनाक कामों से बचाया जाए। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 देख लेते हैं, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। संविधान में वर्णित जो मूल प्रावधान है वह है किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान रूप से हक है। कि वह कोई भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है और उसका आचरण कर सकता है, यानी अपना सकता है। किसी भी टाइम हिंदू मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम हिंदू बन सकता है आदि। लेकिन इस अधिकार पर कुछ सीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी दी हुई हैं। जैसे कि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरालिटी और स्वास्थ्य के अधीन होगा, यानी अच्छे स्वभाव से। आगे चलते हैं, इसके बाद इसके हम प्रमुख तत्व देख लेते हैं।
जैसे कि ये किस पर लागू होगा, ये सभी व्यक्तियों पर लागू है, नागरिकों पर भी और गैर नागरिकों पर भी। क्या अधिकार देता है? ये धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। कब सीमित किया जा सकता है, यानी इसको कब रोका जा सकता है व्यक्ति के हित के लिए? जब यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य को प्रभावित करे, मतलब लोगों की जिंदगी को प्रभावित करे तब। सरकार क्या कर सकती है? सामाजिक सुधार और समानता के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 25 के 4 प्रमुख अधिकार हैं, देख लेते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह किसी भी धर्म को माने या ना माने। प्रोफेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांत को मान सकता है, चाहे वो कोई भी हो। रेक्टाइज ऑफ रिलीजन, धार्मिक आचरण का स्वतंत्रता। पूजा पाठ, रीति रिवाज, व्रत, त्योहार आदि मनाने की आजादी। प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं है। जैसे कि आप किसी को भी अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं कि ये हमारे धर्म में ऐसे होता है, ये अच्छी बातें हैं, पर आप किसी पे थोप नहीं सकते कि हमारा धर्म अगर हमें पसंद हो तो तुम्हें भी उसे अपना ही ले लेना चाहिए। यह दंडनीय अपराध है। आगे चलते हैं, सरकार के अधिकार देख लेते हैं जो 25 के क्लॉज 2 में दिए गए हैं। सरकार इन निम्नलिखित के लिए कानून बना सकती है, जैसे कि समाज सुधार, सभी वर्गों को समान धार्मिक स्थानों में प्रवेश अनुमति देना, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था बनाए रखना। इसका एग्जाम्पल है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मंदिरों में दलितों का प्रवेश सुनिश्चित करना। इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 25 धर्मनिरपेक्ष भारत के मूलभूत ढांचे का एक अभिन्न हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने, उसका आचरण करने और उसका प्रचार करने की पूरी स्वतंत्रता हो, जब तक कि यह समाज में शांति, स्वास्थ्य और नैतिकता के खिलाफ ना हो। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 26 पे आते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान में धार्मिक संस्थाओं का अधिकार देने वाला एक मौलिक अधिकार है ये 26 अनुच्छेद। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्र रूप से चला सके, प्रतिबंधित कर सके और अन्य धार्मिक कार्यों को संचालित कर सके, लेकिन यह अधिकार भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। मतलब कि शांति बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, लोगों के जीवन पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, बस। संविधान में जो मूल रूप से एक बात कही गई है वह यह है कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसका कोई वर्ग निम्नलिखित अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र होगा। पहला है धर्म के मामले में प्रबंध करने का अधिकार, धर्म, धर्मार्थ या परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार, ऐसी संस्था को चलाने के लिए संपत्ति अर्जित करने और उस पर अधिकार रखने का अधिकार, ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत किसे अधिकार मिलता है? प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को। संप्रदाय के कोई वर्ग भी इन अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं, कोई भी। सभी धर्मों के लोगों पर लागू है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि। इसका निष्कर्ष यह हो सकता है, अनुच्छेद 26 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का एक गहरा स्तंभ है। यह धार्मिक संप्रदाय को यह अधिकार देता है कि वे बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के अपने धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं का संचालन कर सकें, लेकिन यह स्वतंत्रता समाज के हित और कानून के दायरे में रहकर ही प्राप्त होगी। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 27 पे आ जाते हैं, धार्मिक उद्देश्यों के लिए करों का भुगतान करने के लिए बाध्य ना किया जाना। भारतीय संविधान का यह महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो राज्य को यह निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के प्रचार या पालन के लिए लगाए गए कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य ना तो किसी धर्म का पक्ष लेगा और ना ही किसी धर्म को धार्मिक कार्य के लिए कर लगाएगा। सरल भाषा में कहें तो अनुच्छेद 27 कहता है, राज्य किसी धर्म या संप्रदाय के धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए
कर नहीं वसूल सकता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका पैसा किसी विशेष धर्म को सहायता देने के लिए किया जाए। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 27 और धर्मनिरपेक्षता रिलेशन। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य किसी धर्म को ना तो बढ़ावा देगा और ना ही हानि पहुंचाएगा। कोई भी धर्म विशेष नहीं है, सभी इक्वल हैं। राज्य का पैसा धार्मिक कार्यों के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन ये हो सकता है, अनुच्छेद 27 भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और धर्म अलग अलग रहे और कोई भी नागरिक किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर भुगतान करने के लिए बाध्य ना हो। आगे चलते हैं, आर्टिकल 28 पे आते हैं। कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की उपस्थिति से संबंधित स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जो शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपदेशों से संबंधित नियम निर्धारण करता है। यह अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करता है ताकि भारत में धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की रक्षा की जा सके। संविधान में वर्णित जो मूल प्रावधान है वो यह है कि ऐसा कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी किसी शैक्षिक संस्था में जो पूर्णतः राज्य के कोष से घोषित हो, यानी राज्य कोई शैक्षिक धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। इस अनुच्छेद की कोई बात उस शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा देने से नहीं रोकेगी जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या उसे सहायता प्राप्त है, लेकिन पूर्ण रूप से राज्य द्वारा पोषित नहीं है। किसी व्यक्ति को उस शैक्षिक संस्था में धार्मिक उपदेश या धार्मिक भाग लेना अनिवार्य नहीं किया जाएगा जो राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है, यदि उसने या उसके अभिभावक ने इस पर सहमति नहीं दी है। इसके जो उद्देश्य हैं आर्टिकल 28 के वो पढ़ लेते हैं। राज्य और धर्म को अलग बनाए रखना, शैक्षिक संस्थानों में धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनाए रखना, बच्चों पर किसी विशेष धर्म को थोपने से रोकना, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक समानता की रक्षा करना। इस अनुच्छेद 28 भारत की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। राज्य सहायता प्राप्त संस्थानों में भी धार्मिक उपदेश में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। छात्रों और अभिभावकों की आस्था और पसंद का सम्मान किया जाए। अब आ जाते हैं आर्टिकल 29 पे, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। भारतीय संविधान में वर्णित भाग 3 का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो भारत के संविधान में वो यह है कि भारत के नागरिकों को किसी वर्ग को किसी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। कोई नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के भी आधार पर किसी राज्य द्वारा या राज्य के कोष से सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। इसकी क्लोज पढ़ लेते हैं अनुच्छेद 29 के। इसका 29 क्लोज 1 है, यदि भारत के किसी समुदाय, वर्ग या समूह की अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उन्हें इसे संरक्षित करने का मौलिक अधिकार है। यह अधिकार अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को प्राप्त है। का एग्जाम्पल है तमिल, मराठी, बंगाली, कश्मीरी, पंजाब आदि सभी भाषिक और सांस्कृतिक समुदाय अपने परंपरागत स्वरूप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसका क्लोज 2 है, किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, भाषा, नस्ल या संस्कृति के आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यह भेदभाव विरोधी प्रावधान है। एग्जाम्पल है, एक हिंदी भाषी छात्र को किसी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में सिर्फ भाषा के कारण रोका नहीं जा सकता अगर वह राज्य सहायता प्राप्त है तो, यानी गवर्नमेंट है तो। इसका निष्कर्ष यह हो सकता है कि विविधता में एकता को बढ़ावा देती है और सुनिश्चित करता है कोई भी सांस्कृतिक या भाषाई समूह अपनी पहचान को खोने के डर के बिना भारत में रह सके।
किसी को भी भाषा, धर्म या जाति के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 30 देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें चलाने का विशेष अधिकार देता है। यह अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष और बहुलतावादी प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। संविधान में जो मूल रूप से लिखा गया है वो ये है कि संविधान अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका क्लोज 1A है, किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण या अधिग्रहण से संबंधित कोई भी कानून इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार को बाधित नहीं करेगा। इसका सेकंड पॉइंट है, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा या उस पर कोई शर्त नहीं थोपी जाएगी। आगे चलते हैं, इसके क्लोज देख लेते हैं। इसका क्लोज 1 है, भारत में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को यह विशेष अधिकार है कि वे अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सके और उन्हें स्वतंत्र रूप से चला सके। उदाहरण है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, तमिल, मलयाली आदि समुदाय अपनी पसंद के स्कूल, कॉलेज चला सकते हैं। इसका क्लोज 1A है, अगर सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की संपत्ति अधिग्रहित करती है तो वह इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकती, यानी कि संपत्ति का अधिग्रहण भी इस अधिकार को नकार नहीं सकता। 30 का क्लोज 2 है, यदि कोई अल्पसंख्यक संस्थान राज्य से सहायता प्राप्त है तो वह किसी भी छात्र को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता। अब इसका क्वेश्चन आता है कि क्या अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में दी गई है? तो इसका आंसर है नहीं। संविधान में अल्पसंख्यक की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अनुसार भारत में 6 धर्मों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है: मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 31 की, संपत्ति का अधिकार, जो अभी निष्क्रिय है, इसको हटा दिया गया। फिर भी हम इसको पढ़ेंगे, इसको कवर करेंगे। भारतीय संविधान में मूलतः मालिकाना अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था। यह एक समय में मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है और इसे एक संवैधानिक कानून का अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 का मूल स्वरूप अब निष्क्रिय कर दिया गया है, पर हम इसके क्लोज पढ़ लेते हैं। इसका क्लोज 1 है, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय इसकी की विधि का प्राधिकरण द्वारा, मतलब कानूनी तौर पर। अनुच्छेद 31 का क्लोज 2 है, कोई संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित या अधिग्रहित नहीं की जाएगी जब तक कि उसके लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान ना हो, यानी उनको उनकी प्रॉपर्टी के बदले उनके पैसे ना दिए जाए। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं कि इसको क्यों हटाया गया। भूमि सुधार और गरीबों के लिए भूमि वितरण में बाधा बन रहा था। ये कई अमीर जमींदारों और जमींदारी हितों ने इस अनुच्छेद के तहत अदालतों में मामले दायर किए। सरकार चाहती थी कि वे बिना न्यायिक हस्तक्षेप के सार्वजनिक हित में संपत्ति का अधिग्रहण कर सके। अब तो आप जान लेते हैं कि यह अधिकार अब कहाँ है। अनुच्छेद 300A, राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल राइट, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि द्वारा वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब है सरकार अगर आपकी संपत्ति लेती है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा, लेकिन अब आप इसे मौलिक अधिकार के रूप में सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। पहले दे सकते थे चुनौती, केवल उच्च न्यायालयों में रिट याचिका या सिविल अदालतों में मामला दर्ज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की, मौलिक अधिकारों का संवैधानिक रक्षा का अधिकार। भारतीय यह बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, इसको अच्छे से सुनना। भारतीय संविधान का यह अत्यंत महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसे संविधान का हृदय आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे वर्णित किया था। यह अनुच्छेद नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट में या उच्च न्यायालय में जाकर शरण ले सकते हैं और रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई हानि होती है तो हम सीधा
सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने याचिका लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। ये संविधान में मूल रूप से जो लिखा गया है वो है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यायालय में जाने का अधिकार होगा यदि उसके किसी मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए उचित रिट जारी कर सके। यह तय कर सकती संसद तय कर सकती है कि किस प्रकार के रिट का उपयोग किया जाएगा, लेकिन यह अनुच्छेद 32 द्वारा दिए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक संविधान के किसी अन्य भाग में उल्लेखित ना हो। तब तक अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। इसका कंक्लूजन हो सकता है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार है जो नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार देता है। यह सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच का रास्ता खोलता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सही कहा था कि यदि मुझे तय करना हो कि मैं कौन सा मौलिक अधिकार रखूं और बाकी छोड़ दूं तो मैं 32 को ही चुनूंगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। सशस्त्र बलों आदि के लिए मौलिक अधिकारों का प्रतिबंध। भारतीय संविधान का विशेष प्रावधान है जो सरकार को यह अधिकार देता है, ये सरकार के लिए अधिकार है कि वह सशस्त्र बलों और कुछ विशेष सेवाओं और मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त कर सके ताकि राष्ट्र की सुरक्षा, अनुशासन और कर्तव्य पालन सुनिश्चित किया जा सके। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार में अपवादों में आता है। यह रक्षा बलों में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संविधान में जो मूल रूप से लिखा गया था वो यह बात कही गई थी, संविधान को यह अधिकार होगा कि वह विधि द्वारा इस ऐसे प्रकार की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में, जैसे सशस्त्र बल या उनके अंगों, खुफिया संगठनों या टेलीग्राफ, वायरलेस रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या अन्य ऐसे साधनों से संबंधित संगठनों में जो कि संघ की सुरक्षा में संबंधित है, उन्हें मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त कर सकती है ताकि कर्तव्यों को सुचारू रूप से निर्वहन और अनुशासन को सुनिश्चित किया जा सके। यानी जिन लोगों का संबंध सीधा राष्ट्र की सुरक्षा से है तो उनके अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसकी सीमाएं भी हैं, जैसे कि यह अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य की सरकारों को। सभी नागरिकों पर लागू नहीं होता है, केवल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों पर लागू होता है। यह केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित है, ना कि सामान्य कानून अधिकारी तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 34। विद्रोह आदि की स्थिति में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर प्रतिबंध। भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है जो आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों की सीमाएं और सैन्य शासन, मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में कानून के तहत की गई कार्रवाइयों को वैधता से संबंधित है। यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि जब देश में युद्ध, विदेशी आक्रमण या विद्रोह जैसी स्थिति हो और किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू किया गया हो तो उस दौरान की गई कानूनी कार्रवाई पर किसी प्रकार की संवैधानिक आपत्ति ना उठाई जा सके। इसका मूल पाठ है जो संविधान में वो है, जब भारत के किसी भाग में विद्रोह या विदेशी आक्रमण या सैन्य शासन लागू किया गया हो तो तब संसद यह प्रावधान कर सकती है कि वहां के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सीमित किया जा सके और इस दौरान किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा कार्रवाई नहीं की जा सकेगी यदि वह कार्य कानून के अनुसार किया गया हो तो। सरल भाषा में इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब देश के किसी हिस्से में विद्रोह, विदेशी आक्रमण या सैन्य शासन लागू हो तब संसद कानून बना उस क्षेत्र में मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, संवैधानिक संरक्षण, लीगल इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है उन लोगों को जिन्होंने स्थिति में कार्रवाई की थी। मार्शल लॉ क्या होता है देख लेते हैं। मार्शल लॉ का मतलब होता है किसी क्षेत्र में सामान्य नागरिक शासन को हटाकर सैन्य शासन लागू करना। यह स्थिति अत्यधिक गंभीर संकट जैसे युद्ध, विद्रोह, गृह युद्ध में लागू की जाती है। इसमें कुछ मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। यह आपातकाल इमरजेंसी से अलग है। ये हमने देख लिया।
अनुच्छेद 35 की बात करते हैं। संसद को विशेष विधायी अधिकार। भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ये, जो सुनिश्चित करता है कि किन विषयों पर केवल संसद का कानून बनाने का अधिकार है, भले ही वे विषय सामान्यतः राज्य सूची में क्यों ना आते हों। यह अनुच्छेद मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों को लागू करने और प्रतिबंधित करने से संबंधित कानूनों को बनाने का अधिकार केवल संसद को देता है। संविधान में वर्णित जो मूल रूप से वो यह है कि जब संविधान के भाग 3 में किसी मौलिक अधिकार को लागू करने, उसे सीमित करने या प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, ना कि किसी राज्य विधानसभा को, भले ही वह विषय राज्य सूची में क्यों ना हो। यह संसद को क्या क्या विशेषाधिकार देता है, देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों में निवास या अधिवास के आधार पर आरक्षण केवल संसद तय कर सकती है कि कब किसी राज्य में निवास की शर्त लगाई जा सकती है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट्स जारी करने का अधिकार संसद यह तय करती है कि कौन से और कोर्ट में यह अधिकार दिया जाएगा, कौन से कोर्ट को यह अधिकार दिया जाएगा। सशस्त्र बलों में मौलिक अधिकारों को सीमित या निरस्त करने संबंधित कानून केवल संसद ही यह तय करती है। जब सैन्य शासन मार्शल लॉ लागू हो, तब किए गए कार्यों को कानूनी सुरक्षा देने वाला कार्य संसद कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्टिकल 35 का मौलिक अधिकारों को संरक्षित और समान रूप से लागू करना, राज्यों को ऐसे कानून बनाने से रोकना जो मौलिक अधिकारों में भेदभाव या समानता पैदा करें, राष्ट्रीय एकता और कानून की एकरूपता बनाना। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 संविधान का ऐसा प्रावधान है जो यह तय करता है कि विशेष संवेदनशील मामले में केवल संसद ही कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य है देश भर में मौलिक अधिकारों की समानता बनाए रखना और राज्य में भिन्नता से बचना। यह अनुच्छेद भारत के एकीकृत और समान कानून की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। तो गाइज, ये थे हमारे मौलिक अधिकार। हमने सारे मौलिक अधिकार कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा, समझ आई होगी वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली वीडियो के लिए वेट करें, इसका अगला जो भी हम देखेंगे चैप्टर लेके आएंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।